देख लीजिए, आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पहला ये समझ लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। पहला, अगर कोई आपसे पूछे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आसान भाषा में हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं। ये पहला होता है। और ये होता कहां पर है? ये होता है एक खास प्रकार के अंग में जिसे आप लंग कहते हैं, यानी फेफड़ा बोलते हो आप हिंदी में, फेफड़े में होता है। और दूसरी बात है ये एक्चुअल कहां होता है, तो ये लिखिए एल्वियोलाई में होता है, सैक में होता है। ये बात याद रखेंगे, पेपर में आपसे ये पूछे एल्वियोलाई, सैक मतलब होता है जहां पर इनके गुच्छे हो, तो एल्वियोलाई का जहां गुच्छा होता है वहां पाया जाता है। ये एक्शन होता है। ये कैसा होता है बेटा? ये सेमी परमिएबल लेयर होती, मेम्ब्रेन होती है, यानी अर्ध झिल्लीदार परत होती है, सेमी परमिएबल होती है। लेयर होती है, परत होती है, मेम्ब्रेन कहना ज्यादा अच्छा है, झिल्ली पाई जाती है, बनेगा। अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, श्वसन प्रक्रिया करते क्यों हैं, इसका बेनिफिट क्या है? तो देखिए, रेस्पिरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। लिखिए, बिकॉज टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। अब आपको समझ में आएगा डाइजेस्टिव के बाद तुरंत इसको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बोला था आपको पाचन तंत्र में, कि सभी प्रकार के भोजन, जैसे उदाहरण देता हूं, भोजन की बात कर रहे हैं तो इनमें पाए जाने वाला प्रमुख 4 ही तत्व होगा। देखा जाए तो 5 होते हैं, हालांकि 4 कौन कौन से? पहला फैट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, मैं कार्ब्स लिख देता हूं, और चौथा वाटर, जल, और इन्हीं में पाए जाने वाले मल्टीविटामिन यानी विटामिन एंड मिनरल्स भी हम कह सकते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स भी कहे जा सकते हैं, राइट। इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली होता है। आगे देखिए, हम क्या बोल रहे थे कि ये सभी अंतिम रूप में कहां डाइजेस्ट होते हैं और कहां शरीर लेता है। अगर हम बात करें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अंतिम रूप में शरीर के किस हिस्से में एब्जॉर्ब किए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन क्या एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट या यूपीएससी का स्मॉल इंटेस्टाइन कहना सही होगा? गलत होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में? क्योंकि छोटी आंत 3 प्रकार की होती है, 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला क्या होता है? ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजनम, तीसरा होता है इलम। कहां पर एब्जॉर्ब होता है ये? इलम, परफेक्ट। ये तीनों फाइनल रूप में एब्जॉर्ब होते हैं इलम में, ये बात याद रखेंगे, ये इलम में फाइनल रूप में एब्जॉर्ब होते हैं। और ये सबसे बड़ा भी है, याद है, 3.4 मीटर लंबा होता है, सबसे ज्यादा यही होता है। और इनमें क्या पाया जाता है? विलाई पाया जाता है, जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। अच्छा, एक और चीज यहीं पे लिख लीजिए। एक बात बताइए, फैट को हम किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं? फैटी एसिड, फैटी अम्ल में, एसिड में। इसे एक और नाम से जाना जाता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के रूप में हम एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, प्रोटीन को हम किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं? अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में, एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे करते हैं? किस रूप में? ग्लूकोज, परफेक्ट, ग्लूकोज के रूप में। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ग्लूकोज ना हो तो क्या हो सकता है? फ्रक्टोज के रूप में भी करते हैं, क्योंकि वो भी मोनोसैकेराइड होता है, बनेगा। और एक और बात, वाटर को कहां एब्जॉर्ब किया जाता है? करेक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में हम इसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, बनेगा। ये प्रक्रिया तो हमने देखी, लेकिन इसी में श्वसन प्रक्रिया को समझना जरूरी है। कि जब हम, याद होगा कि हमने कल बताया था नेसल केविटी, यानी कि जहां से नाक का गुहा होता है, आपका बताया था बकल कैविटी, यानी माउथ का, माउथ कैविटी जिसको कहा जाता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं, दोनों से सांस लिया जाता है, राइट। जब लेते हैं तो आपको बताते वक्त हमने बताया था कि फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है।
तो फेरिंक्स क्या होता है, लेरिंक्स क्या होता है? एक साल एक सवाल आया था कि साउंड बॉक्स कहां पाया जाता है, वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है? फेरिंक्स में, लेरिक्स में, ओसोफेगस में, या आपका जो ये फनल लाइक शेप होता है, जो गला होता है, उसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बेटा लेरिक्स में। हम आगे बात करेंगे होता क्या है। एपिग्लॉटिस के नीचे पाया जाता है, जिससे आपको आवाज आती है। ये यहां से आएगा और यहां पर पाई जाती है, जिससे आपकी आवाज, इसीलिए कई बार कोई गला काटता है तो उसके यहां पर आवाज नहीं आती है, ये एक्सीडेंटल होता है। यहां पर देखते हो एक साउंड का मशीन लगाया जाता है, तो वो तब होता है जब उसका साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स डैमेज कर जाए। हम दिखाएंगे कहां कहां। एक और चीज, जब आप सांस लेते हो तो खाना खाते वक्त सांस जो विंड पाइप होती है उसमें खाना नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें पाया जाता है एपिग्लॉटिस। याद है एक मूवी आई थी शाहरुख खान जिसमें बोलता है कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। बोलता नहीं है कि खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस, बोलता नहीं है। एपिग्लॉटिस मतलब वो जहां से हवा अंदर जाती है लंग्स की तरफ, वहां पर एक ढक्कन होता है, वो बंद होता है। खाना खाते वक्त अगर वो बंद ना हो तो अगर एक भी दाना, याद रखिएगा, अगर एक भी दाना उसके अंदर जाएगा, फट से आपको क्या आता है, बहुत तेज से आती है और आप पूरा खाना बाहर कर देते हो। कई बार ऐसा फील हुआ है। ये तब होता है जब आप खाना खाते वक्त आपका माइंड कहीं और होता है। कभी गौर किया है? खाना खाते वक्त अगर आप बात कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन से कोऑर्डिनेट होता है वो। खाना खाते वक्त इसीलिए कहा जाता है कि बात नहीं करना चाहिए। क्यों? बात करते वक्त एपिग्लॉटिस खुला होगा, तभी हवा जाएगी, तभी वॉइस बॉक्स बजेगा। ये कारण होता है, बनेगा। अब आइए, इसमें सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गन मिले होते हैं वो देखिए एक एक करके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, पहला लिखिए नेसल कैविटी, नाक गुहा कहते हैं, बनेगा। इसी में एक चीज और लिख लीजिए बेटा, नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल। इसी के अंदर लिख लीजिए एक नॉस्ट्रिल। ये अलग से नहीं पढ़ते, उसी में पढ़ लेते हैं। नासा छिद्र, ये दिख रहा है, नासा छिद्र। नेसल कैविटी क्या, इससे अंदर जो जाता है वो नेसल कैविटी है, बनेगा। दूसरा लिखिए उसके बाद नेसल पैसेज, नेसल पैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेसल पैसेज बनेगा। लिखिए नासा मार्ग, नासा मार्ग बनेगा। फेरिक्स तीसरा, फेरिक्स। उसके बाद से लिखिए लेरिक्स। उसके पहले लिख लीजिए चौथा एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, अभी जिसके बारे में बात कर रहा था, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को बेटा एपिग्लॉटिस लिखिए। विंड पाइप, विंड पाइप में लिखिए बेटा वायु नली, इसको ट्रैकिया भी कहते हैं। विंड पाइप, इसी को ट्रैकिया कहते हैं आप, ट्रैकिया बनेगा। विंड पाइप यानी श्वास नली कहा जाता है ट्रैकिया। एक और लिख लीजिए लेरिक्स, लेरिक्स बनेगा। लेरिक्स कंठ, ठीक है, यही पाया जाता है वॉइस बॉक्स। यह सवाल एमपीपीएससी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। इसी से आप पता चलता है कि आपकी आवाज पतली या मोटी होगी, पिच साउंड यहीं से निकलता है, देखेंगे। उसका लिखिए श्वासनी, ब्रोंकाय, श्वासनी, ब्रोंकाय, श्वासनी, ठीक है। उसके बाद से लिखिए लिखिए ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस बनेगा, ब्रोंकियोलस बनेगा। श्वास नलिकाएं, श्वास नलिकाएं। उसके बाद लिखिए एयर सैक यानी एल्वियोलाई, सबसे इंपॉर्टेंट, एल्वियोलाई, इसी को एयर सैक कहा जाता है। एल्वियोलाई या एयर सैक बन जाएगा बेटा। वायु कोश, हिंदी में वायु कोश, और अंत में डायफ्राम। डायफ्राम सुना है कहीं पे? कहां होता है? यहां, देखते हो ये क्यों काम आता है, अभी आपको समझ में आएगा। ये महिलाओं में ज्यादा काम आता है, पुरुषों में नहीं, ठीक है।
चले, सबसे पहला ये नॉस्ट्रिल में एक एक करके, ये जो नॉस्ट्रिल है उसके साथ साथ नेसल कैविटी, ये हम बनाकर दिखाते हैं, देखते जाइए आप। यहां देखिए, आप एक फिगर बना लीजिए, हम सबके फंक्शन शॉर्ट में बता देते हैं। यहां देखिए इस तरीके का होता है। हम यहां पे माउथ कैविटी जानबूझ के निभा रहे हैं, हालांकि यहां पे माउथ कैविटी होता है, राइट, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। यहां पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है यहां, और ये कंटिन्यू रहता है। यहां पर एपिग्लॉटिस होता है, दिख रहा है, यहां से एयर एंटर करता है, इसी को नॉस्ट्रिल कहा जाता है। दिख रहा है ना बेटा ये कलर, ये क्या हो गया, नेसल पैसेज, कलर दिख रहा है ना। यहां से ये आता है, इस तरफ बेटा फूड कैविटी होता है, फूड जाता है। यहां से मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, यहां से एयर अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। इसके बाद की कहानी हम आगे बताएंगे लंग्स में, ठीक है। ये होता है। अब ये क्या है, यहां पर इसे कहा जाता है माउथ कैविटी, हालांकि यहां पर हमें जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको हम यहां पर लिखकर छोड़ दे रहे हैं, हमें केवल इसकी जरूरत है। दिख रहा है, चले देखिए, इसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस, ये फेरिक्स है, एपिग्लॉटिस है, लैरिक्स है, नहीं, फेरिक्स का अंतिम होता है एपिग्लॉटिस, और देन लैरिक्स चालू हो जाता है। लैरिक्स के अंदर होता है वॉइस बॉक्स, फेरिक्स, हाँ, ये पाइप को फेरिक्स कहते हैं। फिर ये एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस लैरिक्स का टॉप होता है, लैरिक्स के अंदर पाया जाता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। एपिग्लॉटिस, ये हो गया वॉइस बॉक्स बनेगा, इसी को साउंड बॉक्स कहते हैं। एक और चीज यहां बना देता हूं, यहां पर आपको बहुत पतले पतले हेयर होते हैं, राइट। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहां आपके हेयर पाया जाता है बहुत पतले पतले, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके शरीर में लेकिन लोग बाहर आजकल ब्यूटी के चक्कर में सब निकलवा डालते हैं बाहर, तो ये गलती नहीं करें आप लोग, ठीक है। लिख लीजिए, बना लिया, लिखवाओ कि करके लिखिए। सबसे पहला ये देखिए, नेसल पैसेज, नॉस्ट्रिल, और आपका ये जो लिखा है नेसल कैविटी, ये सब एक ही होता है, बस पार्ट का अंतर है शुरू में। इनके बारे में अगर लिखना हो तो सिर्फ एक ही चीज होता है, इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर, बस। परंतु इसमें एक चीज होता है बेटा, एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, कि जो हेयर होता है, इस हेयर का क्या मतलब होता है बेटा। ये जो हेयर होता है, ये आपको दो काम करता है। पहला, आपके डस्ट को फिल्टर करता है। आपको पता है ना कि आपके नाक में भी म्यूकस होता है, सर्दी होती है तो म्यूकस निकलता है, उसके अलावा नॉर्मल भी म्यूकस होता है। कभी आप घर में सफाई किए हो, सफाई करते वक्त सारा डस्ट जम जाता है, अंदर नहीं आने देता, वो म्यूकस रोक लेता है। तो पहला तो ये डस्ट फिल्टर करता है। दूसरा, ये क्या करता है, आने वाली एयर में घर्षण के कारण हीट पैदा करता है, इसलिए जब आप सांस लेते हो तो गर्म हो जाती है हवा, गर्म हवा तेज मूव करती है ठंडी हवा से, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो नाक होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शनल एनर्जी क्रिएट करता है, हेयर, घर्षण ऊर्जा, फ्रिक्शनल एयर एनर्जी रिलीज करता है आपका हेयर। इससे क्या होता है, विंड स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब दिमाग में आएगा कि विंड स्पीड इंक्रीज करना क्यों है, ताकि आपके लंग्स तक बहुत तीव्र गति से पहुंचे वो हवा, ताकि आपके लंग को कभी भी हवा की कमी ना हो। इसीलिए वहां नाक में बाल होना बहुत जरूरी होता है, जो लोग निकलवा देते हैं पट्टे से, ठीक है। तो नाक में बाल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके लंग्स तक हवा पहुंच सके। बन जाएगा।
कुछ चीजें और लिखवा देता हूं, वो भी लिख लीजिए। ट्रैकिया के बारे में बेटा, ये जो यहां पर मैं ऐसे बना दूं, चलेगा? आपने देखा होगा कि आपके यहां पर एक टाइट पाइप जैसा होता है, यहां पर ये देखिए ऐसा, यहां पर आपको एक पाइप जैसा दिखता है, वो कार्टिलेज से बना होता है। यही कारण है कि जब आप सांस लेते हो तो ये अंदर चिपकता नहीं है। कभी आपने पाइप को खींचा है जोर से? आप जब स्ट्रॉ से पीते हो, जोर से खींचो तो चिपक जाती है वो, ऐसा ना चिपके इसीलिए इसकी चमड़ी उससे जुड़ी होती है, कार्टिलेज से, एक फनल जैसा शेप बनाता है ताकि एयर को कभी दिक्कत ना जाए, इसीलिए एयर यहां से पास होते रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो सीधे चिपक जाता पट्ट से आपके, जैसे जोर से। इसीलिए जब कोई गला घोटता है ना, वो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज दब जाता है और तब आपकी गला घोटने से मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं यहां कार्टिलेज होता है। अब मेरा सवाल, कार्टिलेज क्या होता है? क्या होती है? ओके, फ्लेक्सिबल हड्डी। किससे बनी होती है? हम वही तो पूछ रहे हैं। तो फिर हड्डी में उसमें अंतर क्या होगा? तो कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन में गलत होगा। हाँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ, पढ़ नहीं रहे हो? केशव तुम भी उस दिन आए थे? हड्डी के दिन नहीं आया? कल नहीं, परसों की बात है, मंडे ट्यूसडे के दिन। विटामिन की क्लास में। अच्छा, विटामिन की क्लास में ही मैंने पढ़ाया है। हड्डी बनाते वक्त कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है यहां पर, और कैल्शियम कार्बोनेट से हड्डी मजबूत होती है। कैल्शियम फॉस्फेट इसमें पाया जाता है। मैंने स्टोन पढ़ाते वक्त बताया था कैल्शियम ऑक्सलेट होता है उसमें, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले बताए हैं। कैल्शियम फॉस्फेट होता है, बनेगा। चलें, एक और बात बताते बेटा, ये जो दिख रहा है ना, ये एप्पल के शेप का, इसको एडम्स एप्पल भी कहा, यहां होता है। अब देख रहे हो, कई लोग ये निकला होता है, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। तो कल पेपर में आ जाए कि एडम्स एप्पल कहां पाया जाता है? लिरिक्स में पाया जाता है। इसे ही को एडम्स एप्पल कहते हैं, बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहा जाता है। आपके शरीर में जो वॉइस होती है 85 से लेकर 90 डेसिबल निकलती है। मैं लिख देता हूं, एक वयस्क में 80 से लेके 85 से लेके 90 डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? यूनिट होती है साउंड की जो आप निकालते हो। अब एक बात बताता हूं, लड़कियों की आवाज पतली क्यों होती है और लड़कों की आवाज भारी क्यों होती है? पिच के कारण। लड़कियों की पिच पतली होती है, यानी हाई होती है, इसीलिए उनकी आवाज पतली निकलती है। लड़कों की पिच कम होती है, इसीलिए उनकी आवाज जो है हार्श होती है। और ये पिच कहां से होता है? यहीं से होता है, बनेगा। ये जो वॉइस बॉक्स है बन जाएगा। इसीलिए बच्चों की चीख आप सुन नहीं पाते हो, तीखी लगती है, क्योंकि उनका पिच बहुत हाई होता है, बन जाएगा। ठीक, चलो लिख लीजिए। यहीं से आपका क्या होता है? इंटेंसिटी, तीव्रता होती है। लड़कों की आवाज तीव्रता बहुत होती है, इसीलिए वो दूर तक चिल्ला सकते हैं। इसीलिए लायन जो है रोर करता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी मतलब ऊर्जा ज्यादा होती है। लड़कियों की पिच ज्यादा होती है, वो चीख ज्यादा सकती हैं। समझ आ रहा है? तो ये बात याद रखना, दोनों बातों को याद रखना। मेल में लिख देता हूं यहां पे, कल पेपर में आ जाते, याद रखना। मेल में क्या होता है? इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तीव्रता, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। और फीमेल में पिच ज्यादा होती है। पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बनेगा। इसमें क्या होता है? एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बनेगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए श्वास नली के बारे में, थोड़ा सा लंग के बारे में देखते हैं बेटा, ब्रोंकाई वगैरह के बारे में। बना दे, यहां तक बना लिया। आइए इसको हम डीप ले जा रहे हैं। यहां देखिए बेटा, वो जो ऊपर में था वही नीचे आने के बाद दो हिस्सों में टूट जाता है, एक इधर
और एक आपका इधर, और यहां आपके लंग्स होते हैं, ये आपके लंग्स होते हैं। अब लंग्स जैसा दिख नहीं रहा लेकिन ठीक है, काम चलेगा, लंग्स होते हैं। कोई बता सकता है कि मैंने इसको हल्का सा टिल्ट बनाया है, एक तरफ टिल्ट होता है, पता है ना क्यों होता है? हार्ट की जगह होती है वहां, इसीलिए वो हल्का सा कम होता है। अब यहां देखिए, इसी में इसकी कई सारी नलियां होती हैं और यहां पर ऐसे पैचेस लाइक वो होते हैं, दिख रहा है? ऐसे पैचेस लाइक इसमें होते हैं जहां एयर जाता है, और यहां इसीलिए आप ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है इन दोनों में यहां, और ये इसकी कई सारी शाखाएं यहां पर होती हैं और आपका पूरा लंग ऐसे भरा होता है। इसी को कहते हैं एल्विलाई सैक, से पूरा भरा होता है। इसी तरह यहां पर भी है, पूरा भरा होता है एल्विलाई सैक से। यहां देख लीजिए, मैं लिख देता हूं बेटा, ये जो होती हैं, ये जो आई हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाकर दिखाऊं तो ये ऐसे, ये जो आई है यहां पर इस तरीके का टूट रही है, छोटी छोटी नलियों में जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके बनी हुई हैं एल्विलाई सैक। ये जो होता है बेटा, इसी को ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। ये वाला हिस्सा ब्रोंक्यूल, यानी कि यहां से जो आ रही है इस वाले रीजन को ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। उसके अंदर चले जाओगे तो एल्विलाई सैक कहलाएगा। मेन आपके काम का इसके अंदर का एल्विलाई सैक होता है, सैक होता है। वास्तविकता में ऑक्सीजन यही मिक्सिंग होता है। ऑक्सीजन किससे मिलता है बेटा? ऑक्सीजन किससे मिलता है? करेक्ट, ब्लड से। और ब्लड में भी कौन सा? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं से जाके मिलता है। बनेगा? बनाइए, एक एक करके हम सभी बता देते हैं एल्विलाई सैक में होता क्या है। लिख लीजिए, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं से मिलता है। ब्लड किससे मिलके बना होता है? ब्लड क्या होता है? हाँ कैसा हो, इतनी बड़ी क्लास नहीं है। रक्त क्या होता है? ब्लड क्या होता है? हमें पेन घुसा देना है, पांचवा तत्व मिल जाएगा। हाँ, अरे तुम लोग, ब्लड क्या होता है? तो, हाँ तो फ्लूइड तो हम कल रंग डाल दे पेट में, बहेगा वो भी तरह के। रक्त है क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन क्या? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। हाँ, वेस्ट को डिलीवर करेगा। और हम ये सुनना चाह रहे हैं कि ब्लड को अगर डिफाइन करने के लिए आए तो क्या बोलोगे? हाँ, डिफाइन ब्लड। आप लोग कभी सोचते हो कि ब्लड क्या है? वही तुम सुनना चाह रहे हैं तो मन से, मुंह से सुनना चाह रहे हैं, मन से क्या, मुंह से सुनना चाह रहे हैं ब्लड क्या है। अब ये मत बोल देना कि सर लाल रक्त कणिकाएं होती है, यानी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, एक प्रोटेक्शन करती है, एक ऑक्सीजन कैरी करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। इसके ऊपर उठ के बोलो जो सोच रहे हो बेटा। इट इज द लार्जेस्ट कनेक्टिंग टिश्यू है। आपको पता है पूरे बॉडी की सबसे बड़ी कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। नर्व्स नहीं है, नर्व्स से ज्यादा, नर्व्स तो सीमित होती हैं, हर जगह की नर्व्स अलग होती है, लेकिन ब्लड, एक ही ब्लड पूरे बॉडी में घूम रहा है। कहीं सुना है कि ब्लड अलग अलग घूम रहा है, ऊपर पीला नीचे नीला? एक ही ब्लड है। और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी गई है कि विच इज द लार्जेस्ट कनेक्टिंग टिश्यू इन अवर सेल इन अवर बॉडी। लार्जेस्ट कनेक्टिंग सेल क्या? इसे तो आप पढ़ते हो, ये क्या लिखा है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, सेल को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ये क्या है? लार्जेस्ट कनेक्टिंग टिश्यू है। सेल से मिलकर टिश्यू ही बनता है बेटा। ना ना, जितने सेल्स होते हैं कंबाइनली उनको टिश्यू ही कहते हैं।
चिपके नहीं है, फिर भी वो अपने आप में टिश्यू कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी में एक कनेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, इसलिए सबको जोड़ दिया जाता है और उनको टिश्यू का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए तो अपने आप में बहुत यूनिक है। आपको पता होना चाहिए कि 60% ब्लड जो है वो प्लाज्मा होता है, इसीलिए इसको टिश्यू कहते हैं। प्लाज्मा वास्तविकता में पानी होता है। परफेक्ट। जो 60% प्लाज्मा होता है, 60% का 90% पानी होता है। हम आगे कभी डिफाइन करेंगे कि और ज्यादा क्या, लेकिन आप लिख लो लार्जेस्ट कनेक्टिंग टिश्यू है, टिश्यू है, बन जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा कनेक्टिंग यानी जोड़ने वाला उत्तक है ब्लड। ठीक है, चलिए एल्वोलाई के बारे में लिखिए और लिखिए, कुछ चीजें हम बताते हैं। बेटा हमारे यहां तो चलो समझ में आता है। एक बात बताइए, जब कोरोना काल आया था, आपने सुना होगा कोरोना वायरस जब आपको फैला हुआ था, कोरोना वायरस में आप बता सकते हैं कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ था? कोरोना समझे? कोरोना वायरस जब आया था, आपके शरीर का कौन सा हिस्सा डैमेज किया था जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और आप तुरंत मर गए थे? मतलब मरने का कहना है ये क्या करता है? जब भी आपको कोरोना वायरस होता है या सर्दी होती है तो आप देखते हो कि एक चिपचिपा पदार्थ आपके गले में रहता है और जब खांसते हो तो निकलता है, बलगम जैसा निकलता है। वो चिपचिपा पदार्थ एक्चुअली में प्रोटीन होता है, आपके शरीर का ही प्रोटीन होता है। और वो क्या करता है, जब कोई बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर आता है तो उसमें नहीं होगा, हम बता रहे हैं। यहां समझ लीजिए, आपके शरीर में बेटा जो भी आता है तो आपके बॉडी 3 तरीके से उसको रिएक्ट करती है। सबसे पहला जो होता है 3 टाइप का इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहला आपका त्वचा, आपकी बाहरी चमड़ी, उसको वो करती, प्रोटेक्ट करती। जैसे आपके आंख से आंसू निकलता है, कई लोग बोलते हैं कि सर गाड़ी चलाते वक्त आंख से पानी निकलता है, वो बहुत अच्छा है। आंख से पानी जिसके ना निकले मतलब उसको बीमारी है। आपके शरीर का जो पहला सिस्टम होता है, जो पूरा त्वचा वगैरह होता है, कभी आपने छुआ है कि आपका जो पसीना होता है उसको कभी टेस्ट किया है आपने pH वैल्यू में? वो नमकीन होता है। ऐसा क्यों होता है? कोरोना काल में क्यों कहा गया कि आप वेजिटेबल्स को नमक के पानी में धोइए? कभी सोचा है? आप लोग धोए हैं? जब भी आप कोई चीज लेके आते हो, जैसे गोभी वगैरह, तो उसको क्या करते हैं? नमक के पानी में डाल के रखते हैं, फिर आधे घंटे बाद उसको धो लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नमक का पानी जो होता है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है। खारापन होता है परंतु नमक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए एसिड जो होता है, जो पसीना होता है, वो नमकीन होने के कारण जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो सबको समाप्त कर देते हैं। ये पहला होता है इम्यूनिटी सिस्टम का। दूसरा होता है जब आपको बुखार आती है। एक और बात, जब आपको सर्दी खांसी हो या कोई भी बीमारी हो, अगर उस वक्त आपका टेम्परेचर बॉडी का हीट नहीं कर रहा है, मतलब आप सच में बीमार हो। और अगर आपको पसीना आया है और बुखार है, मतलब आपका बॉडी ठीक काम कर रहा है। गर्मी बढ़ना ये बहुत जरूरी है। उदाहरण देता हूं, यहां देखना, अगर मैं अपने हाथ को मारूं फट से यहां पर दीवार पे, तो हाथ लाल होता है। लाल होने का पीछे पता है? अगर जोर से मारूं तो यहां गर्मी आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम काम करता है और ये बोलता है कि यहां पर अटैक हुआ है, और तब वहां ब्लड सर्कुलेशन को, फ्लो को इंक्रीज कर देता है। क्यों ब्लड सर्कुलेशन को, फ्लो को इंक्रीज करता है? क्योंकि जहां ब्लड ज्यादा इंक्रीज करेगा वहां इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इसीलिए वहां पर टेम्परेचर राइज होता है। क्यों टेम्परेचर राइज होता है? इसलिए कि जब शुरू में कई सारे बैक्टीरिया वायरस ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज करते ही मर जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैकेनिज्म होता है आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज करना। अब एक और बात, जब बुखार आती तो फिर डॉक्टर क्यों बोलता है कि सर पे ठंडी पट्टी लगाओ? ये भी तो दिमाग में, टेम्परेचर राइज होने दो। इसलिए कि नर्वस सिस्टम जो होता है और न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन में होते हैं, वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गलने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि बुखार माथे पे चढ़ गई है, और ऐसे लोग पागल हो जाते हैं, हेलुसिनेट करने लगते हैं, उनका न्यूरॉन सेल डैमेज होने लगता है। इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि पूरे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने दो, लेकिन सर का टेम्परेचर और तलवे का टेम्परेचर इंक्रीज मत होने देना एक लिमिट के बाद। इसीलिए क्यों? क्योंकि तलवे का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स हो जाता है। इसीलिए रात में मोजा पहन के सोने के लिए डॉक्टर मना करता है, लेकिन कई लोग मोजा पहन सोते हैं। मोजा पहनने से आपका तलवा गर्म हो जाता है और वो रिवर्स घूमने लगता है। तो यानी आपके पास 2 प्रकार के अब धमनियां होती हैं, यहीं सुनना, यहीं पे। एक होता है जो हार्ट में जाता है, उसको अरोटा कहते हैं, जो वहां से निकल के जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन होता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो
लंग में जाता है, उसमें हार्ट में जाता है, हार्ट उसको ऑक्सीजनेट करता है और फिर बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। ये चक्र चलते रहता है। अब जब आप अपने तलवे को गर्म कर देते हो तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंफ्यूजन हो जाता है। इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मोजा पहनने के लिए डॉक्टर मना कर देता है। अब समझ में आए, ये दूसरा प्रतिरोधक क्षमता होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना। तीसरा, जब शरीर को ये समझ में आता है कि आपका बॉडी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अभी जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, उसको पता चलता है कि 2 तकनीक से वो नहीं मरा है, तब वो एंटीबॉडी बनाना चालू कर देता है। और जब वो एंटीबॉडी बनाता है तो अगर एंटीबॉडी जीत जाता है तो मतलब आप जीत गए, और अगर वो हार गया मतलब डेथ। थर्ड स्टेप होता है। इसीलिए आप डेथ तक ना पहुंचो, इसीलिए आर्टिफिशियल एंटीबॉडी लगाई जाती है ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर दिया जाए, वरना निपटने में देरी नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो होता है, मैंने इसीलिए पूछा कोरोना वायरस क्या किया। कोरोना वायरस में लोगों की मृत्यु केवल एक कारण से हुई, इसके कारण। आपकी मृत्यु कैसे होगी? आपका नाक बंद कर दूं, आप नहीं मर जाओगे। यहां क्या हो रहा है, आपको ब्लड जो यहां पे फ्लो कर रहा है, एल्वियोलाई सैक जो है, आप जो ऑक्सीजन लेकर आए हो यहां से, वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ब्लड में मिला रहा है। समझ में आ रहा है? अब जब ये जाम हो गया है, ब्लड तो आया है परंतु ऑक्सीजन इसमें मिल नहीं रहा है, इससे क्या होगा, गए। इसमें क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे करके डैमेज होगा और आपका पूरा लंग डार्क कलर का हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कोरोना काल के दौरान लोगों के लंग डार्क हो गए थे। क्यों डार्क हो गया था? क्योंकि वो पूरा सैक भर गया था म्यूकस से। म्यूकस यानी प्रोटीन से बना हुआ, जो सर्दी खांसी में आप जो बलगम निकालते हैं वो प्रोटीन होता है, प्योर प्रोटीन होता है जो आप खाते हो खाने के रूप में, और प्रोटीन पूरे ब्लड में। इसीलिए जब सर्दी खांसी होती है, प्रोटीन क्या करता है, आपके मसल को रिपेयर करता है। ठीक है, अब पूरा प्रोटीन तो बलगम के रूप में निकल गया, आपके शरीर रिपेयर होगा, इसीलिए आपको थकान फील होने लगती है। अब फील हो गया कि सर्दी में थकान क्यों फील होती है, बॉडी पेन क्यों होता है, फटीक क्यों होता है। फटीक इसलिए होता है कि बॉडी रैप्चर ही नहीं कर पाता, उस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर, प्रोटीन पूरा बाहर आप निकाल देते हो। तो ये इसका। अब यहीं पर एक चीज देखिए, हम यहीं पे बना के दे देते हैं बेटा। एक डायफ्राम नाम का चीज होता है जो लंग के नीचे होता है, ऐसा देखे होंगे आप लोग। अब बड़े ध्यान से देखना, अब यहीं पे एक काम आएगा। जब आप सांस लेते हो तो ये पिचकता है कि फैलता है? जब सांस लेते हो तो ये अंदर जाता है बाहर जाता है? सांस लोगे ये अंदर इधर की तरफ जाएगा, जब छोड़ोगे तो वापिस आ जाएगा, नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। अब बताते हैं, जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है उनमें ये सबसे बड़ा काम निभाता है। डायफ्राम क्या करता है, प्रेग्नेंट वुमेन को एक एक्स्ट्रा स्पेस देता है ताकि उनका लंग जो है और उनका जो बच्चा, यहां पे बच्चा होता है, बेबी होता है, तो उनको एक एक्स्ट्रा स्पेस दे, सपोर्ट दे। एक सैक बनता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। कभी सुना है प्लेसेंटा के बारे में? बताते हैं। जब भी माँ जब होती, प्रेग्नेंट होती, तो उनकी नाभि से जुड़कर एक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, मतलब एक प्रकार का बॉल जैसा होता है जिसके अंदर बेबी होता है, और उसमें नरिशमेंट मां की नाभि से जुड़े हुए नाल से उसको खाना पीना मिलता है। वो प्लेसेंटा क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करता है, चारों तरफ से पैक्ड होता है, बच्चा उसके अंदर होता है। और तब है डायफ्राम क्या करता है कि कोई वर्क कर रहा है या कुछ कर रहा है, सांस की कमी आ रही, तो ये नीचे नहीं जाता है, और ताकि एक पूरा बॉक्स बन के क्रिएट रहे, ताकि बच्चा इसमें सेफ रहे। और ये डायफ्राम एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है महिलाओं में, बच्चों में नहीं होता, मतलब लड़कों में नहीं होता। ये आप समझ में आ गया? डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने पर क्या करता है, आपके लंग के साइज को बड़ा या छोटा करने के काम आता है। बनेगा? अब और बात, जब किसी भी मिलिट्री में या पुलिस में जाते तो बोलते हैं छाती फुलाओ, क्यों फुलवाते हैं? यही चेक करते हैं कि डायफ्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लंग काम कर रहा है उससे नहीं, डायफ्राम काम कर रहा है कि नहीं। अब जब सांस फुलाते हैं तो वो ये भी चेक करते हैं कि आपका लंग कैपेसिटी कितना है। ऐसा क्यों चेक करते हैं? जितना ज्यादा जिसका लंग कैपेसिटी होता है उतना ही दूर तक उसकी कैपेसिटी होती है भागने की, स्टेमिना उसकी उतनी ज्यादा होती है।
इसीलिए ये चेक किया जाता है और डायफ्राम की वर्किंग चेक की जाती है। बनेगा? अब बोलोगे कि सर डायफ्राम हटा दें तो क्या हो, मेल में तो ज्यादा काम आता नहीं है। ये एक सपोर्टिव रोल काम करता है। अगर इसको हटा दे, बहुत आसान है। आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में रिब्स पाई जाती हैं, हड्डियां, कभी गौर किया है? यहां देखना, अगर आपके शरीर में सामने में स्टर्नम बना दें और आपके यहां रिब्स जोड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ी रहती हैं ऐसे करके रिब्स, और इसी तरीके से पीछे अगर आप बोलोगे तो कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, कभी देखा है? यहां पर कुछ फ्लोटिंग रिब्स ऐसे लगी होती हैं जो कि पूरे तरीके से कनेक्ट नहीं होती, कभी गौर किया है इसको? 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं यहां साइड में, और एक्ट्रेस लोग क्या करती हैं, उसको 0 फिगर मेंटेन करने के लिए हटा देती हैं। उससे क्या होता है पता है? पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर डूब जाता है, खराब हो जाता है। ये क्या करता है पता है? जब आपको कभी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो ये आपके बॉडी का शेप मेंटेन रखता है। अगर आप ये हटा दोगे यहां से तो क्या होगा? एक्सीडेंट के दौरान ये सीधे अंदर तक चला जाएगा, कोई भी चीज डैमेज करते हुए, और ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर खराब हो जाएगा। तो अंदर तक जब जाएगा तो अंदर के मटेरियल को डैमेज कर जाएगा। आप कभी सोचते हैं कि हड्डी यहां पे क्यों लगाया गया? क्यों? क्योंकि इससे बहुत सेफ है आपका हार्ट। हार्ट कैसे होता है? पहले टिश्यू लेयर है, उसके बाद हड्डी है, उसके बाद आपका हार्ट वगैरह आता है, लंग्स वगैरह आता है। लंग के पास हार्ट्स को रखा गया है, मतलब उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है कि अंत में सब कुछ नुकसान हो जाए परंतु हार्ट नहीं रुकना चाहिए। और यही कारण है कि इंसान हार्ट को नियंत्रित नहीं करता है। आपको पता है ना, आप नाक बंद कर लो चाहे कुछ कर लो, आप अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो काम करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंसान के नियंत्रण में छोड़ दिया तो उसको भी फूंक के बर्बाद कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये याद रखना है इसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब यहां रेस्पिरेटरी सिस्टम का उपयोग लिखो, फंक्शंस लिखो, दोनों को जल्दी से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि इसका उपयोग कहां करते हैं, पहले ये लिख लीजिए अलग अलग ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। लिखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में इस कैसे हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। पहला लिख लीजिए बेटा, जो अमीबा होता है, अमीबा सुना है कहीं पे? अमीबा जो होता है बेटा वो कैसे थे? वो है अमीबा जो लेता है वो कैसे लेता है? ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिका वाला है, यूनिसेलुलर है, ये एक कोशिका का है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये बेटा सेल मेम्ब्रेन से लेता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से श्वसन प्रक्रिया करता है। जैसे हम लोग लंग से करते हैं, ये इससे करता है। बनेगा बेटा? कोशिका झिल्ली कहते हैं, उससे करता है। अर्थवॉर्म, आप बताइए अर्थवॉर्म कैसे करता है? अर्थवॉर्म तो समझ गए ना, केचुआ। अर्थवॉर्म कैसे करता है? लिख लीजिए, स्किन। परफेक्ट बेटा, स्किन से, त्वचा से करता है। बाय डिफॉल्ट ये किस ग्रुप का बंदा है, मतलब किस ग्रुप में आता है? आपको पता है ना कि आपके पूरे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की बात करें तो उसको अलग अलग उसमें जोड़ा जाता है, जो सेगमेंटेड होते हैं। कहीं सुना है? आसान भाषा में ट्रिक बताता हूं। जिनके 6 पैर हो या 6 से ज्यादा हो उनको ऑर्थोपोड कहते हैं। आप मैमल में आते हो, स्तनधारी जो वो होते हैं, रेप्टाइल्स जो सरीसृप होते हैं, ये जिनके में बॉडी को सेगमेंटेड कहा जाता है। सेगमेंटेड मतलब जैसे आपने केंचुआ देखा होगा, इसी तरह से आपने अलग अलग देखा होगा जिनमें सेगमेंट होता है, टुकड़े में बटा होता है, इनका हर हिस्सा अलग अलग सेगमेंट होता है, उसको एनेलिडा कहा जाता है। ये एनेलिडा ग्रुप के आते हैं, ये याद रखना है, एनेलिडा ग्रुप के होते हैं। सेगमेंट मतलब समझ गए ना, जो बॉडी में है। उसका लिखे ग्रास होपर, टिड्डा, ग्रास होपर, टिड्डा, ठीक है, ये लिख लीजिए। ये ट्रैकिया से लेते हैं, ट्रैकिया से लेते हैं। अभी मैंने बोला था कि जिनके 4 पैर से ज्यादा हो क्या कहलाते हैं, किसमें आते हैं? ऑर्थोपोडा। ये ऑर्थोपोडा ग्रुप में आता है, ऑर्थोपोडा बनेगा। चौथा लिख लीजिए फिश, मछली। मछली किससे लेती है? गिल से। गलफर्ड कहते हैं, गलफर्ड जिससे लेते हैं। अच्छा, उसके बाद से लिखिए एक और चीज लिख लीजिए बेटा, इसी में अपवाद लिखिए, स्टारफिश। स्टारफिश सुना होगा?
स्टार फिश लिख लीजिए, जेली फिश। बेटा ये अपवाद है, ये दोनों किससे लेते हैं? बॉडी सरफेस, अपनी त्वचा से लेते हैं, बॉडी सरफेस से लेते हैं, त्वचा से लेते हैं। बन जाएगा। आगे देख लीजिए, इसी के साथ साथ बेटा मैमल्स, जो आप हैं, मैमल्स किससे लेते हैं? लंग्स, फेफड़े से। आप लोग फेफड़े से ले रहे हो। उसके बाद लिखिए फ्रॉग। फ्रॉग किस में आएगा? एक बात बताइए, जो पानी और धरातल पे दोनों पे रह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? उभयचर या एम्फीबियन? एम्फीबियन ग्रुप के हैं, ये याद रखिएगा इन सब के बारे में। एम्फीबियन ये लिखते जाइएगा ना, फ्रॉग वगैरह। एम्फीबियन ये स्किन और लंग दोनों से लेते हैं। पता है आप भी कभी यही थे, आप भी कभी यही थे। ठीक है। उसके बाद लिखिए प्रोटोजोआ। एक आध उदाहरण दे सकते हैं प्रोटोजोआ का? परफेक्ट बेटा, प्लास्मोडियम, हम वही लिखने वाले थे, प्लास्मोडियम, प्रोटोजोआ, प्लास्मोडियम लिख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेते हैं। एक और लिखिए स्कॉर्पियन। अपवाद है, ऑर्थोपोडा ग्रुप का होता है, लेकिन आप लिख लीजिए अपवाद में स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू। डंक मारा है कभी कि नहीं? लिख लो। बुक लंग, एक खास प्रकार का लंग की टाइप्स होती है, बुक लंग। ये यूपीएससी का सवाल है। एक और बात पूछूं आपसे, आपने कभी सिल्वर फिश देखा है? सिल्वर फिश मैं लिख दूं यहीं पे, नोट कर लीजिए। आपको एक यूपीएससी का सवाल भी दे देता हूं, इसी से आया है। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश कहां पाया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था। पहला, ये एक्वाटिक है, पानी में पाया जाने वाला। दूसरा, टेरेस्ट्रियल है, भूमि में पाया जाने वाला। तीसरा, ये एम्फीबियन है, दोनों में पाया जाता है। चौथा, बुक्स में पाया जाता है, किताबों में पाया जाता है। देखो सिल्वर फिश कहां पाया जाता है? देख रहे हो, पेपर बनाने वाला कहां तक जा सकता है आपसे सोचने के लिए। आप लोग कई बार पुरानी लाइब्रेरी गए हो, लाइब्रेरी में जाने के बाद जब आप बहुत पुरानी किताब को उठाते हो तो उसमें से एक मछली जैसी आकृति का भागता हुआ कीड़ा दिखता है, बुक्स में पाया जाता है। इसका नाम सिल्वर फिश है, पाया ये बुक में जाया जाता है। हाँ? हिंदी में नहीं पता, लेकिन सिल्वर फिश है। क्या हुआ? फोटो नहीं मिला? छोटा सा है ना कीड़ा, इत्तू सा होता है, इतना बड़ा, झिंगूर से भी छोटा, इतना बड़ा, इत्तू बड़ा सा होता है। मैं तो खुद देखा हूं अपनी आंख से। सब यहां लाइब्रेरी इतनी पुरानी नहीं है, सेंट्रल लाइब्रेरी जाना वहां मिल जाएगी। पुरानी किताबों में ये होते हैं, इतनी बड़ा होता है। किताब कुछ नहीं देती, किताब जब डिसइंटीग्रेट होने लगती है तो उसी के उस पर जीवित रहते हैं। ये उसी को खाते हैं, उसी से जो निकलता है उससे खाते हैं किताबों को। हाँ, किताबों से फूड यानी प्लांट से लेते हैं। किताब सड़ती गलती, किताब पेपर से बना होता है ना, तो उससे वो लेते हैं। तो ये ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है। इसी में एक और आता है ब्लू व्हेल, सुना है ना? ब्लू व्हेल आपको मैमल में आती है, पता है ना? ये अपवाद है। जैसे आपने सुना होगा कि आप में आरबीसी वगैरह होता है, मैमल्स में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रंग के होते हैं। वो अपवाद में लामा अपवाद होता है। चलो कभी देखेंगे। लिखिए रेस्पिरेशन हम करते क्यों हैं, वो लिख लीजिए। रेस्पिरेशन प्रक्रिया करते क्यों हैं उसको भी लिख लीजिए, आपके काम आ जाएगा। ठीक है। चलो एनर्जी लें तो ये एनर्जी वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, तो आपको पेपर के लिए काम आ जाएगा, नहीं तो। ठीक है, लिखिए। वो ग्लूकोज का फॉर्मूला थोड़ा ना पूछ रहे हैं,
लिखिए, रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक एरोबिक एंड एनारोबिक। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे रेप साइकिल कहा जाता है। यही सवाल आया हुआ है, एग्जैक्ट यही सवाल पूछा है, रेप साइकिल क्या होता है, बनेगा इसे रेप साइकिल कहा जाता है, बन जाएगा। और दूसरा होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। अब देख लीजिए, इस रेप साइकिल को लिख रहे हैं, एक ग्लूकोज, देखते जाइएगा, एक ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है, लिख लीजिए, ग्लाइकोलिसिस। ये बात याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, कल पूछ ले तो याद रखना। ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म यानी सेल में होता है, साइटोप्लाज्म। अब बता सकते हैं सेल में क्यों होता है? सेल में क्यों होता है? परफेक्ट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ही होती है, ये भूलना नहीं। एक और सवाल पूछूं, सेल के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाई जाती है, मुझे बताना, ठीक है? ये पायरुविक अम्ल में बनेगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, बनेगा। कितने अम्ल में कन्वर्ट होगा? 2 पायरुवेट्स, 2 पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होगा, बन जाएगा, 2 पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां देखिए, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या कर देगा? 38 एटीपी जनरेट करेगा। इसको स्टार लगाइए, ये सीधे सीधे पूछा गया है। 38 एटीपी रिलीज करेगा, साथ में क्या करेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। इससे पता चलता है कि रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, बन जाएगा। चले आगे देखिए, पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला लिख दूं यहां पे, यहीं पे लिखना तो लिख लीजिए। पायरुविक अम्ल का क्या पता जाए? CH3 CHOO COCHH, ऐसे लिखिए, COCOOH, ये होता है पायरुविक अम्ल का। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना, लिख लीजिए, C6H12, ये तो पता होगा, H12O6, ठीक है? इसका फॉर्मूला ये लिख लीजिए पायरुविक अम्ल का, और उसका वो लिख लीजिए, तो आपको काम आ जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया को बेटा रेप साइकिल कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट रेप द्वारा इसे बताया गया था, रेप साइकिल। अब देख लीजिए, एनारोबिक रिएक्शन यहीं पर लिख देता हूं, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होता, लिख लीजिए। यहां पर बेटा सेम वही प्रक्रिया है, एक ग्लूकोज, सेम प्रक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होगी, साइटोप्लाज्म में ही होगा। यहां पर भी 2 पायरुवेट बनेगा, यानी पायरुविक अम्ल बनेगा। सेम, ये प्रक्रिया सेम है, 2 पायरुवेट बनेगा, सेम प्रक्रिया होगी, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यह कहां पर होगा? देख लीजिए, मसल टिश्यू में, शरीर में, मसल्स के उत्तक में पाया जाएगा, टिश्यू में होगा। और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? लैक्टिक अम्ल, प्लस यहां पर क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी। इस 2 एटीपी को स्टार लगाइए, यहां पर लैक्टिक अम्ल बनेगा। अब आपका प्रश्न, लैक्टिक अम्ल ऐसा कौन सा जानवर है जो आपको काटता है तो लैक्टिक एसिड छोड़ता है? चींटी, परफेक्ट बेटा। चींटी आपको जब काटती है तो लैक्टिक अम्ल ही छोड़ती है, इसीलिए चींटी का दर्द और आपको बॉडी फटीग का दर्द सेम होता है, बन जाएगा, लिख लीजिएगा। एंट बाइट करेगी तो यही होगा, ठीक है, बन जाएगा। इससे आपको शरीर में क्रैम्प पड़ता है। अब सेम प्रक्रिया देख लीजिए, किसमें? प्लांट में।
यहां देखिए, ये वाली प्रक्रिया, ये जो ऊपर में है, प्लांट में एज इट इज होती है, प्लांट में सेम होगी, कोई परिवर्तन नहीं होता। कृपा करके ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है, वो अलग प्रक्रिया है, वो हम स्टोमेटा जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, वो हम पूरा क्लोरोफिल खोल के दे देंगे। प्लांट में जो ये जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। प्लांट में जो एनारोबिक प्रक्रिया होती है उसको देखिए आप, मैं लिख रहा हूं, लिखिए एक ग्लूकोज, सेम प्रक्रिया बेटा, ग्लाइकोलिसिस, सेम साइटोप्लाज्म में होगा, इसमें भी 2 पायरुवेट अम्ल बनेगा, एसिड बनेगा, और इसमें भी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां देखिए, इनमें गैर, यहां पर एथेनॉल बनेगा, 2 ATP प्लस एथेनॉल। यह याद रखिएगा, एथेनॉल ही शराब होती है, 100% प्योर शराब बनाता है ये, जिससे वो मर भी जाता है। बनेगा 100%, बन जाएगा एथेनॉल। लिख लीजिएगा, 2 ATP तो निकलेगा लेकिन एथेनॉल नहीं। बस अंतर क्या है, हमारे पास निकलता है लैक्टिक एसिड, ये भी शराब जैसी ही पेन देती है, और ये एथेनॉल बनता है। दोनों में अंतर कोई नहीं है। ऊपर वाला साइकिल सेम होगा, प्लांट में भी बनेगा। ये किसके समय में होगा, ये है एनारोबिक रिएक्शन, एरोबिक रिएक्शन है। एक और चीज लिखिए, कुछ और पौधों में लिख लीजिए रेस्पिरेशन कहां कहां, जैसे हमारे यहां होता है, अलग अलग पौधों में कुछ और लिख लीजिए रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन प्रक्रिया में लिखिए एथेनॉल कहां कहां कितना कितना पाया जाता है। लिख लीजिए, ये शायद आपको आ जाए पेपर में, अल्कोहल, 100% अल्कोहल यानी एथेनॉल होता है। इसको ही कहते हैं कि जब लोग जहर पीकर मर गए, यही पीकर मरते हैं। आप लोगों ने कभी सुना है कि महुआ लोग पीते हैं, देसी महुआ जो पीते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, महुआ को सड़ा गलाकर जब निकालते हैं तो प्योर होता है। आपको पता है कि एक बॉटल जो महुआ निकलता है उसको 100 बॉटल में डाइल्यूट किया जाता है। अगर मान लीजिए उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो तो वो जहर बन जाती है, ये पॉइजन होता है। अब बड़े ध्यान से देखते जाना कि कहाँ कहाँ कितना कितना % अल्कोहल होता है। पहला लिखिए बियर में, पता है ये यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी ये पूछता है आपसे कि बियर में कितना % अल्कोहल होता है। लिखो 6 से 8%। ठीक है। दूसरा देखिए विस्की, ये ज्ञान के लिए है, क्योंकि एक साल पॉइजनस शराब पीने से बिहार में काफी लोग की मृत्यु हो गई, तो वो चेक करने के लिए कि आप लोग न्यूज देख रहे हो कि नहीं। देखो 6 से 8% में, इसमें लिखिए 35 से 40%। अब जो पी रहे होंगे उनको पता होगा ये बहुत जहरीला है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद रम, ये भी पिए ही होंगे तो 4 ठो, 40 है क्यों रजत बाबू, पियो ना। जिन, भगवान जाने, आज तक तो हम नाम ना सुने जिन का, वो देने वाला जिन तो सुने थे। स्कॉच, ये सुना है, पिया नहीं कभी। लो शैंपेन वगैरह भी रहता है, लेकिन ये जो फेमस हैं यही नाम पूछे गए थे, इसीलिए हमने इनके नाम के डिटेल निकाल लिया। शैंपेन वगैरह देख लेना, शैंपेन देख लेना, बहुत सारे, बॉर्डेक्स है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप देख लेना। आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। हालांकि डबल फिल्टर्ड कैन भी आता है जिसमें 17 से 18% होता है बियर का, तो आप ले सकते हो। कैन वाली नहीं आती है डबल फिल्टर, तो कभी भी पीना हो तो आप ले सकते हो। चलो बाकी कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन